अब तुम्हें अपना हुलिया बदलने के लिए मेकअप का सहारा नहीं लेना पड़ेगा ब्लैक जैक। तुम्हारे दिमाग में जो कंप्यूटराइज्ड चिप लगाई गई है वो तुम्हारी सोच के तहत काम करेगी। तुम्हारे जिस्मानी निजाम में जो तब्दीलियां हुई हैं उन सबको तुम अपनी सोच के जरिए ही इस्तेमाल में ला सकते हो। अगर तुम सोचोगे कि तुम इमरान जैसे बन जाओ, तुम्हें बस अपने दिमाग में उसका तस्वुर ही करना पड़ेगा और फिर जैसे ही तुम अपनी सोच को कुव्वत दोगे, तुम पर साइंसी अमल काम करना शुरू कर देगा। सुप्रीम कमांडर ने कहा तो ब्लैक जैक इस कदर अजीबोगरीब और नाकाबिल यकीन खूबियों का सुनकर हैरान रह गया। ओ, क्या तुम अब मुझे इमरान के मुकाबले में भेजना चाहते हो? ब्लैक जैक ने कहा, हाँ, हम तुम्हें पाकिस्तान भेज रहे हैं। वहाँ तुमने पहले एक मिशन पूरा करना है, उसके बाद तुम इमरान से टकराओगे। सुप्रीम कमांडर ने कहा, मिशन? कैसा मिशन? ब्लैक जैक ने कहा। तो सुप्रीम कमांडर ब्लैक जैक को मिशन की तफसीलात बताने लगा। ठीक है, अब जबकि मैं इंसानी रोबोट बन गया हूँ तो ये मिशन मैं आसानी से मुकम्मल कर लूंगा। ब्लैक जैक ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, गुड, अब तुम पहले खुद पर तजुर्बात करो और देखो तुम्हारे जिस्म में क्या क्या तब्दीलियां रोनुमा होती हैं। उसके बाद तुम्हें पाकिया भेजा जाएगा। सुप्रीम कमांडर ने कहा तो ब्लैक जैक ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक जीरो उसके एहतराम में उठ खड़ा हुआ। खैरियत? बड़े संजीदा दिखाई दे रहे हैं। सलाम दुआ के बाद ब्लैक जीरो ने इमरान की तरफ गौर से देखते हुए कहा, जिसके चेहरे पर वाकई संजीदगी थी। व्हाइट पैलेस खतरे में है ब्लैक जीरो। इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए संजीदगी से कहा तो ब्लैक जीरो बेख्तियार उछल पड़ा। व्हाइट पैलेस खतरे में है? क्या मतलब? ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा, लगता है व्हाइट पैलेस का राज आश्कार हो चुका है। न सिर्फ उसका राज ओपन हो चुका है बल्कि उसकी तस्वीर भी बना ली गई है। इमरान ने कहा, तस्वीर? व्हाइट पैलेस की तस्वीर? ओ, मगर ये कैसे हो सकता है? व्हाइट पैलेस तो अंडरग्राउंड है और फिर उसके बारे में चंद अहम अफराद के सिवा कोई नहीं जानता कि व्हाइट पैलेस कहाँ है और वहाँ क्या हो रहा है। ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो इमरान ने उसे कैप्टन हमजा के फ्लैट में आने और फिर जैगर के पास ड्रीमलैंड क्लब में जाने की तमाम तफसीलात बता दी। फिर कहने लगा, जब मुझे और ब्लैक पैंथर को होश आया तो हम वहीं पड़े थे। वहाँ जैगर की लाश भी मौजूद थी। हम दोनों और जैगर की लाश के सिवा वहाँ कोई नहीं था। अलबत्ता कमरे की एक दीवार के दरमियान में एक खुफिया दरवाजा खुला हुआ था। हमारी बेहोशी के दौरान कोई खुफिया दरवाजा खोलकर अंदर आया था और वो जैगर के मेज की दराज खोलकर उसमें मौजूद व्हाइट पैलेस की तस्वीर निकाल कर ले गया था। क्योंकि तलाशी के दौरान मुझे तस्वीर वहाँ नहीं मिली थी। फिर मैं खुफिया दरवाजे से दूसरी तरफ गया जहाँ सीढ़ियाँ थी और एक तवील सुरंग बनी हुई थी। वो सुरंग ड्रीमलैंड क्लब से 200 मीटर दूर एक इमारत में निकलती थी। शायद कोई खामोशी से उस इमारत में दाखिल होकर अंदर आ गया था और वो खुफिया दरवाजे के पास खड़ा हमारी बातें सुन रहा था। दरवाजे में एक छोटी सी खिड़की थी। वो उस खिड़की से अंदर झांक रहा था। जैसे ही जैगर ने हमें पार्टी का नाम बताना चाहा, उसने खिड़की से जैगर के सर पर गोली मार दी और साथ ही उसने 5 ग्राम टीएस गैस का कैप्सूल अंदर फेंक दिया, जो बगैर किसी आवाज के फटा था और कमरे में तेज बू फैल गई थी। मैंने उस गैस को महसूस करके फौरन सांस रोक लिया था, लेकिन गैस चूंकि मेरे दिमाग में पहुंच चुकी थी, इसलिए ब्लैक पैंथर के साथ मैं भी बेहोश हो गया था। इमरान ने सारी तफसील बताते हुए कहा, ओ, वो जो कोई भी था, अगर आपकी बेहोशी के दौरान आपको कोई नुकसान पहुंचा देता तो? ब्लैक जीरो ने होंठ सुकुड़ते हुए कहा, इस बात पर तो मैं भी हैरान हूँ। उसने सिर्फ एक गोली चलाई थी और वो भी जैगर को हलाक करने के लिए। फिर उसने वहाँ बेहोश कर देने वाली गैस का कैप्सूल फेंक दिया था। उस बेहोशी का फायदा उठाकर वो हम दोनों को भी आसानी से हलाक कर सकता था। मगर हमारे बेहोश होने के बाद वो खुफिया दरवाजा खोलकर अंदर आया और उसने जैगर के बेस की दराज खोली और उसमें से वही तस्वीर ले गया था जिसके लिए मैं जैगर के पास गया था। तस्वीर के अलावा उसने कमरे में मौजूद किसी चीज को छुआ तक नहीं था। इमरान ने सोचते हुए कहा, क्या वो एक शख्स था? ब्लैक जीरो ने पूछा। हाँ, मैंने स्पेशल ग्लासेस से कदमों के निशान चेक किए थे, वो एक ही शख्स के थे। अब जूतों के निशान से तो मालूम नहीं किया जा सकता कि वो शख्स कौन था। अलबत्ता मैं और कैप्टन हमजा खुफिया रास्ते में गए थे और वहाँ जाकर चेकिंग की थी। वहाँ मुझे मार्विस कार के टायरों के निशान नजर आए थे। मार्विस कार नए मॉडल की जदीद कार है और निहायत महंगी है। पाकिस्तान में शायद ऐसी चंद कारें होगी। तुम इमरान को कॉल करो और उनकी ड्यूटी लगाओ कि वो मार्विस कारों और उनके मालिकान का पता लगाए। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया और फिर उसने जूलिया को कॉल करके उसे मार्विस कार के बारे में पता लगाने के अहकाम दे दिए। जो लोग व्हाइट पैलेस का पता लगाना चाहते हैं उनके इरादे नेक नहीं हो सकते। समझ में नहीं आ रहा इस पैलेस की तस्वीर कब ली गई होगी, क्योंकि पैलेस तो हमेशा अंडरग्राउंड ही रहता है। उसे सिर्फ स्पेशल स्टोरेज के लिए ओपन किया जाता है और उसे ओपन करने से पहले इर्द गिर्द के माहौल को मुकम्मल तौर पर कीमोफ्लेज कर दिया जाता है और वहाँ सख्त तरीन सिक्योरिटी के साथ साथ ऐसी रेजेस भी फैला दी जाती है जिसकी वजह से न कोई इस पैलेस की तस्वीर बना सकता है और न इसकी फिल्म बन सकती है। ब्लैक जीरो ने सोचते हुए अंदाज में कहा, तस्वीर उतारने का काम स्पेशल रेस फैलाने के बाद ही किया गया है जिस कैमरे से उस पैलेस की तस्वीर उतारी गई है।
वो X1000 है जिसके सामने रेस कोई मायने नहीं रखती। मैंने तस्वीर देखी है, उस तस्वीर में चारों कॉर्नर पर एक क्रॉस मौजूद है जो X1000 कैमरे के मखसूस निशान है। इमरान ने कहा, ओ, लेकिन इस कदर जदीद कैमरा वहाँ कौन लेकर गया होगा? X1000 काफी बड़ा कैमरा है, उसे जेब में तो रखा नहीं जा सकता। फिर इतना बड़ा कैमरा सिक्योरिटी ऑफिसर्स की नजरों से कैसे छुप सकता है? ब्लैक जीरो ने कहा, यही तो पता लगाना है। इमरान ने कहा, आपका क्या ख्याल है, वो लोग व्हाइट पैलेस को क्यों ट्रेस करना चाहते हैं? ब्लैक जीरो ने इमरान की तरफ गौर से देखते हुए कहा, व्हाइट पैलेस पाकिस्तान के लिए बेहद अहमियत रखता है। वहाँ 0011 स्टोर किया जाता है। 0011 क्या है ये तुम बखूबी जानते हो। ये किसी साइंसी आले का नाम नहीं है, न वहाँ कोई साइंसी लेबोरेटरी मौजूद है। वहाँ एटमी असले में इस्तेमाल होने के बाद वेस्टेज स्टोर किया जाता है, और ये वेस्ट ऐसा होता है जिसे किसी भी तौर पर न समंदर में फेंका जा सकता है और न किसी और तरह से जाय किया जा सकता है। अगर ऐसा किया जाए तो उसके कीमियाई असरात लम्हों में हर तरफ फैलकर तबाही मचा सकते हैं। इसलिए इस वेस्ट को खास तौर पर साइंसी माहौल में रखा जाता है। सील ड्रमों और सिलेंडरों में इन्हें व्हाइट पैलेस में पहुंचा दिया जाता है, जहां इन ड्रमों और सिलेंडरों को साइंसी हिफाजत के साथ साथ नॉर्मल हीट दी जाती है। इस हीट की वजह से वो वेस्ट सिलेंडरों और ड्रमों में खुश्क हो जाते हैं, यहाँ तक कि एक मखसूस मुद्दत के बाद उन ड्रमों और सिलेंडरों में कीमियाई असरात तक बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। सारी दुनिया में फाजिल एटमी मवाद को इसी तरह से तलफ किया जाता है और इस वेस्ट को दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा जाता है। ये फाजिल एटमी मवाद एटम बमों और हाइड्रोजन बमों से कहीं ज्यादा खतरनाक और तबाहकुन साबित हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर एक छोटा ड्रम ओपन हो जाए और उसमें मौजूद फाजिल एटमी मवाद बह जाए तो चंद लम्हों में दारुल हुकूमत तबाही की लपेट में आ जाएगा। तमाम जानदार एक लम्हे में हलाक हो जाएंगे और हर तरह की इमारतें राख बन जाएगी। अब अगर मुजरिम व्हाइट पैलेस को तबाह करने का सोचते हैं और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो क्या हो सकता है? इमरान ने कहा, ओ, इस तरह तो इस एटमी मवाद की वजह से पूरा पाकिस्तान तबाही की लपेट में आ जाएगा। ब्लैक जीरो ने कांपते हुए कहा, हाँ, ऐसा वही कर सकते हैं जिन्हें पाकिस्तान शुरू से ही खटकता चला आ रहा है। इमरान ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, आपका मतलब है कि? ब्लैक जीरो ने कहा, बस मामले में किसी भी मुल्क का नाम लेना कब्ल अस वक्त होगा, लेकिन बहरहाल ये तय है कि व्हाइट पैलेस को ट्रेस करने वाले हाथ पाकिस्तान की तबाही का ही ख्वाब देख रहे हैं। इमरान ने कहा, क्या ये जरूरी है कि उन्हें ये भी मालूम हो कि व्हाइट पैलेस में है क्या? ब्लैक जीरो ने कहा, क्या कह सकता हूँ, अलबत्ता एक बात मेरे ध्यान में खटक रही है। इमरान ने कहा, कौन सी बात? ब्लैक जीरो ने पूछा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि व्हाइट पैलेस को ट्रेस करने के लिए उन्होंने जैगर जैसे मामूली गुंडे का सहारा क्यों लिया था। उस इमारत से जैगर का क्या ताल्लुक हो सकता है? यहाँ तक कि व्हाइट पैलेस की तस्वीर भी जैगर को दे दी गई थी। इमरान ने कहा, हाँ, वाकई ये सोचने की बात है, और सबसे अहम बात तो ये है कि आखिर व्हाइट पैलेस की तस्वीर बन कैसे गई। वजारत साइंस के तहत जो रिपोर्ट यहाँ भेजी जाती हैं, मैं उनका तफसीली मुताला करता हूँ। व्हाइट पैलेस अंडरग्राउंड है और उसे सिर्फ उस वक्त ऊपर लाया जाता है जब साइंसी लेबोरेटरियों से फाजिल मवाद निकालकर वहाँ पहुँचाना होता है। उस फाजिल मवाद को सिलेंडरों और ड्रमों में सील करके 2 कंटेनरों में रखा जाता है। फिर उन्हें टॉप सिक्योरिटी में व्हाइट पैलेस के मकाम तक ले जाया जाता है। सिक्योरिटी के अफराद भी कंटेनरों के उस हिस्से में होते हैं जहाँ से उन्हें अंदाजा भी नहीं हो सकता कि उन्हें किस जगह ले जाया जा रहा है। उनके साथ सरदावर और चंद साइंसदान जाते हैं। कंटेनरों को व्हाइट पैलेस के मकाम तक ले जाकर रोक दिया जाता है। फिर सरदावर 1 किलोमीटर के दायरे में सुपर रेस से ब्लू पल्स फैला देते हैं जिनके अंदर और बाहर झांका भी नहीं जा सकता। उस दायरे के अंदर मौजूद अफराद को नीले रंग की दीवारें जरूर नजर आती हैं, मगर वो ये नहीं जान सकते कि उन दीवारों के पीछे क्या है। जबकि ब्लू वॉल्स के बाहर अगर कोई मौजूद हो तो उसे ब्लू वॉल्स भी दिखाई नहीं देंगी। उन्हें वो इलाका आम से इलाके की तरह ही नजर आता है। उस ब्लू वॉल्स के दायरे में उन कंटेनरों से सिक्योरिटी के अफराद के जरिए फाजिल मवाद के ड्रमों और सिलेंडरों को बाहर निकाला जाता है। फिर सरदावर व्हाइट पैलेस को ग्राउंड पर लाते हैं और उनके साथी साइंसदानों की निगरानी में वेस्टेज मवाद को व्हाइट पैलेस के मखसूस हिस्सों में पहुंचा दिया जाता है। फिर सरदावर व्हाइट पैलेस को अंडरग्राउंड कर देते हैं। सिक्योरिटी के अमले को दोबारा कंटेनरों के अंदर जाना पड़ता है और फिर वो उसी खामोशी से वहां से वापस आ जाते हैं। अब सोचने की बात यह है कि इस कदर टॉप सिक्योरिटी के बावजूद कोई व्हाइट पैलेस की तस्वीर कैसे ले सकता है? ब्लैक जीरो ने मुसलसल बोलते हुए कहा, इसके लिए मुझे उन तमाम अफराद को चेक करना होगा जो स्टोरेज के लिए फाजिल कीमियाई मवाद को व्हाइट पैलेस ले जाते हैं। उनके अलावा और कोई ये काम कर ही नहीं सकता। इमरान ने कहा। उसने सामने पड़े हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, दावर स्पीकिंग। राब्ता कायम होते ही सर दावर की आवाज सुनाई दी। ये दावर साहब का सर कहाँ गायब हो गया है? सर के बगैर तो दावर साहब मुकम्मल हो ही नहीं सकते। इमरान ने अपने मखसूस मूड में आते हुए कहा। उसकी बात सुनकर ब्लैक जीरो बेख्तियार मुस्कुरा दिया था। ओ इमरान बेटे तुम। दूसरी तरफ से सर दावर की मुस्कुराती हुई आवाज सुनाई दी।
मैं तो इमरान ही हूँ, लेकिन आप कौन हैं? बेसर के दावर से तो मैंने बात करने के लिए फोन किया ही नहीं, बल्कि बेसर के बेसुरे दावर तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो की मुस्कुराहट गहरी हो गई, जबकि दूसरी तरफ सर दावर भी हंस पड़े थे। बेकार की बातें छोड़ो और बताओ फोन क्यों किया है? मैं इस वक्त बहुत मसरूफ हूँ, सर दावर ने कहा। और आपकी ये मसरूफियत यकीनन अपने सर की तलाश के लिए होगी, इमरान ने कहा। फिर वही बात, मैं पूछ रहा हूँ कि फोन क्यों किया है और तुम हो के इधर उधर के हाँके जा रहे हो। दूसरी तरफ से सर दावर ने गुस्सीले लहजे में कहा। ब्लैक जीरो चूंकि लाउडर में सरदावर की आवाज बखूबी सुन रहा था, उसने साफ महसूस कर लिया था कि सरदावर का गुस्सा मसनूई है। इधर उधर के हाँकने की भी आपने खूब कही है, वैसे हाँकना होता क्या है? इमरान भला आसानी से कहाँ बाज आने वाला था। तुम्हारा सर होता है, दूसरी तरफ से सरदावर ने चिल्लाए हुए लहजे में कहा, और साथ ही उन्होंने फोन बंद कर दिया। कमाल है, हाँकना अगर मेरा सर होता है तो दावर साहब का सर कहाँ गया? इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो की हंसी तेज हो गई और इमरान ने दोबारा नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। देखो, अब अगर तुमने फिर सर खाया तो मैं फोन का रिसीवर साइड पर रख दूंगा, फिर करते रहना फोन। दूसरी तरफ से सरदावर ने तेज लहजे में कहा। हैरत है, सरदावर का सर आपने खुद छुपा रखा है और कह मुझे रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ सरदावर बेख्तियार हंस पड़े। तुम आखिर बने किस चीज के हुए हो? सरदावर ने हंसते हुए कहा। खालिस स्टेनलेस स्टील का, इमरान ने फौरन कहा। तो सरदावर खिलखिलाकर हंस पड़े। अच्छा, मतलब की बात करो, मैं सरदावर बोल रहा हूँ, सरदावर ने कहा। शुक्र है आपका सर वापस तो आया, वरना मैं सोच रहा था कि बगैर सर के दावर साहब लगते कैसे होंगे। इमरान ने उस अंदाज में कहा कि सरदावर फिर हंस दिए। तुमने सीधी बात करनी है या नहीं? सरदावर ने फिर मसनूई गुस्से से कहा। सीधी बात करने के लिए मुझे सीधा होना पड़ेगा। चले आप कहते हैं तो मैं सीधा हो जाता हूँ। ये बताए, क्या आप जैसे सीधे साधे इंसान मुझ जैसे सीधे साधे इंसान को अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त दे सकते हैं? इमरान ने कहा। मुझसे मिलना चाहते हो? सरदावर ने हंसते हुए कहा। जी हाँ, बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में, इमरान ने कहा। तो सीधे लेबोरेटरी में चले आओ, क्योंकि मैं यहाँ मसरूफ हूँ, इसलिए बाहर आना मेरे लिए मुश्किल है, सरदावर ने कहा। आप बेफिक्र रहे, मैं नाक की सीध में आपके पास चला आऊंगा। आप सिक्योरिटी वालों से कहते कि आपके पास एक सीधा साधा इमरान आ रहा है, उसे बिल्कुल सीधे अंदाज में आपसे मिला दिया जाए, वरना, इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। तो सरदावर ने हंसते हुए ओके कहकर फोन बंद कर दिया। इमरान ने भी मुस्कुराते हुए रिसीवर के रिडल पर रख दिया। आपने तो सीधे साधे होने की गर्दान शुरू कर दी थी, ब्लैक जीरो ने हंसते हुए कहा। सरदावर जैसे इंसानों से गर्दन सीधी करके ही बात करनी पड़ती है, वरना उनकी मसरूफियत का ये आलम होता है कि वो बात का सीधा जवाब भी नहीं देते, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ब्लैक जीरो एक बार फिर हंस पड़ा। बस अब तुम भी सीधे हो जाओ, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो ने हंसकर इस बात में सर हिला दिया और इमरान उठ खड़ा हुआ। चंद लम्हों बाद इमरान दानिश मंजिल से निकलकर अपनी स्पोर्ट्स कार में स्पेशल लेबोरेटरी की तरफ उड़ा जा रहा था। अभी उसने आधा रास्ता ही तय किया होगा कि अचानक उसकी कलाई पर जरबे लगने लगी। रिस्ट वॉच पर कॉल आ रही थी। इमरान ने रिस्ट वॉच देखी, उस पर 2 का हिंसा जगमगा रहा था, जिसका मतलब था कि उसे जूलिया कॉल कर रही है। इमरान ने कार सड़क की साइड पर ले जाकर रोक दी। ये सड़क चूंकि शहर से बाहर जाने वाली सड़क थी, इसलिए वहाँ इक्का दुक्का कारें आ जा रही थी। इमरान ने कार रोककर घड़ी का विंड बटन खींच लिया। यस, अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन, बज़बान खुद बल्कि बदहान खुद बोल रहा हूँ, ओवर, इमरान ने कहा। हेलो मिस्टर अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज उभरी और उस आवाज को सुनकर इमरान उस बुरी तरह से उछला जैसे उसके सर पर कोई बम आ फटा हो। उसकी आंखें हकीकतन हैरत की ज्यादती से फैलती चली गई थी, क्योंकि वो उस आवाज को बखूबी पहचानता था। वो आवाज ब्लैक जैक की थी, उस ब्लैक जैक की जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसका क्लास फेलो रह चुका था। वो ब्लैक जैक जो इजरायली लेडी एजेंट क्लॉस्टा के साथ पाकिस्तान में IB फार्मूले के हुसूल के लिए आया था। इमरान ने उसे ट्रांस में लेकर उसने शीशे के उस सुतून में कोरोना वायर लगवाया था, ताकि ब्लैक जैक जब उस शीशे के सुतून में नमूदार हो तो उसके टुकड़े हो जाए, और हुआ भी ऐसा ही था। इमरान जब अपने साथियों के साथ ब्लैक जैक के हेडक्वार्टर में पहुंचा था तो उसकी तवक्के के मुताबिक शीशे के सुतून में वाकई ब्लैक जैक के टुकड़े मौजूद थे, और उसे वहां वो रेड नोटबुक भी दस्तयाब हो गई थी जिसमें डॉक्टर साकिब का तहरीरी फार्मूला मौजूद था। फिर शीशे के सुतून में ब्लैक जैक के टुकड़े गलना सड़ना शुरू हो गए थे, और थोड़ी ही देर में उसके टुकड़े मोम की तरह पिघल गए और फिर वो भाप बनकर गायब हो गया। शीशे के सुतून में चूंकि ब्लैक जैक नमूदार होता था और वहां से इमरान को रेड नोटबुक भी मिली थी, इसलिए इमरान को यकीन था कि हलाक होने वाला ब्लैक जैक ही है। लेकिन अब उसे फिर ब्लैक जैक की आवाज सुनाई दे रही थी, और वो भी जूलिया की वॉइस ट्रांसमीटर पर, जिसकी वजह से इमरान के चेहरे पर शदीद तरीन हैरत के तासुरात फैल गए थे।
दस्तक की आवाज सुनकर नौजवान ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा और फिर उसने अपने सामने पड़ी हुई फाइल बंद करके मेज की दराज खोली और फाइल उसमें रखकर दरवाजे को लॉक लगा दिया। यस, कम इन, उसने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। उसी लम्हे दरवाजा खुला और एक चौड़े छाने वाला नौजवान अंदर आ गया। आने वाला मकामी नौजवान था। उसके बाल सुनहरी माइल थे, उसकी आंखें नीली और चेहरा सपाट था। उसने नीली जींस और सुर्ख शर्ट पहन रखी थी। उसके बाल उलझे हुए थे और वो खासा थका मांदा दिखाई दे रहा था, जैसे वो ओपन छत वाली कार में लॉन्ग ड्राइव करता हुआ आया हो। आओ हाशिम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेज के पीछे बैठे हुए नौजवान ने आने वाले नौजवान को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। आने वाला नौजवान आगे बढ़ा और उसके सामने कुर्सी पर धम से बैठ गया और दोनों हाथों से यूं चेहरा मलने लगा, जैसे चेहरे पर मौजूद गर्द और गुबार साफ कर रहा हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ इस कदर इमरजेंसी में मुझे क्यों बुलाया गया है? आने वाले नौजवान हाशिम ने कदर नागवारी से पूछा। बता दूंगा, इतनी जल्दी क्या है? पहले नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा। देखो सिकंदर, मेरे पास फिजूल वक्त नहीं है। मैं किस कदर मसरूफ आदमी हूँ ये तुम बखूबी जानते हो। तुमने कॉल करके मुझे फौरन आने को कहा था। मैं सब काम छोड़कर आ गया हूँ। अगर काम की बात करोगे तो ठीक है, वरना मैं जा रहा हूँ। हाशिम ने कुर्सी से उठते हुए कहा। उसके चेहरे पर नागवारी थी। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? मैंने वाकई तुम्हें एक जरूरी काम के लिए बुलाया है। सिकंदर ने उसे उठते देखकर जल्दी से कहा। तो बताओ, हाशिम ने दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए कहा। उसके चेहरे पर बदस्तूर नागवारी के तासुरात नुमाया थे। तुम हर वक्त हवा के घोड़े पर सवार रहते हो, कभी तो आराम कर लिया करो। सिकंदर ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे आराम तलबी से सख्त नफरत है, तुम काम की बात करो। हाशिम ने बेजारी से कहा। कुछ पियोगे? सिकंदर ने पूछा। नहीं, हाशिम ने इनकार में सर हिलाकर कहा। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। चल लंबे तवक्कुफ के बाद सिकंदर ने हाशिम को गहरी नजरों से देखते हुए कहा तो हाशिम चौंक पड़ा। कैसा सौदा? हाशिम ने चौंक कर कहा। देखो हाशिम, तुम मेरे दोस्त हो, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन यह हकीकत है कि तुम मेरे मकरूज हो। तुम्हारे जुम्मे मेरे 50 लाख रुपए वाजिबुल अदा है। तुम ये रकम क्लब में हार गए थे। तुम्हारे पास इतनी रकम नहीं थी और न ही तुम फौरी इतनी रकम का बंदोबस्त कर सकते थे, जिसकी वजह से वंडरलैंड क्लब की इंतजामिया से तुम्हारा झगड़ा हो गया था। मैं वहीं मौजूद था। अगर मैं बीच बचाव न करा था तो वो या तो तुम्हें हलाक कर देते या फिर तुम्हारी हारी हुई रकम के हुसूल के लिए तुम्हारे बाप के पास पहुंच जाते, जो एक नामवर साइंसदान है। मैंने उन्हें रकम अदा करके तुम्हारी जान छुड़ाई थी। तुमने मुझसे वादा किया था कि जैसे भी हो जल्दी तुम मेरी रकम चुका दोगे। सिकंदर ने तफसील से उसे मकरूज होने का वाकया सुनाते हुए कहा। हाँ, याद है मुझे, और मैं अब भी अपने वादे पर कायम हूँ। मैं बहुत जल्द तुम्हारी रकम चुका दूंगा। हाशिम ने कहा। पहले भी तुमने यही कहा था कि तुम 1-2 रोज में रकम मुझे दे दोगे। सिकंदर ने कहा। घबराओ नहीं, जल्दी मैं कुछ न कुछ बंदोबस्त कर लूंगा। हाशिम ने होठ चबाते हुए कहा। क्या बंदोबस्त करोगे? बैंक लूटोगे या कहीं डकैती मारने का इरादा है? सिकंदर ने हंसकर कहा। क्या तुमने मुझे इन्हीं बातों के लिए बुलाया है? हाशिम ने जबड़े भींचते हुए कहा। ओ नहीं, मैंने तुम्हारी परेशानी का हल ढूंढ निकाला है। मैं जानता हूँ चंद दिन तो क्या, तुम कई सालों तक मेरी रकम अदा नहीं कर पाओगे। तुम्हारा बाप साइंसदान जरूर है, मगर वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है जिसे बेचकर तुम मेरा कर्ज उतार सको। तुम्हारा बाप एक ईमानदार और सीधा साधा इंसान है, जिसने अपनी जिंदगी मुल्क व कौम के लिए वक्फ कर रखी है। उसे तुम पर नाज है। तुम उसके चूंकि इकलौते बेटे हो, इसलिए वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब जब उसे मालूम होगा कि उसका इकलौता बेटा जुए, शराब और औरतों में दिलचस्पी रखता है, तो उस पर क्या गुजरेगी? बदनामी के खौफ से वो तुम्हें भी मार देगा और खुद भी खुदकुशी कर लेगा। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? सिकंदर ने कहा। तुम कहना क्या चाहते हो? हाशिम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मुझसे एक सौदा कर लो तो मैं ये रकम तुम्हें माफ कर सकता हूँ, बल्कि इतनी ही रकम मजीद तुम्हें दे सकता हूँ। सिकंदर ने कहा तो उसकी बात सुनकर हाशिम बेख्तियार उछल पड़ा। ओ, लेकिन वो सौदा है क्या जिसके लिए तुम मुझे ये सब ऑफर कर रहे हो? हाशिम ने हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे 0011 का सैंपल चाहिए। सिकंदर ने एक एक लफ्ज रुक रुक कर कहा और 0011 का सुनकर हाशिम इस बुरी तरह से उछला जैसे सिकंदर ने किसी गन से उसके सीने पर फायरिंग कर दी हो। 0011, हाशिम ने हकलाते हुए कहा। उसका रंग यकलक मुतगैर हो गया था। हाँ, मैं जानता हूँ तुम ये काम कर सकते हो। मुझे 0011 का सैंपल चाहिए, चाहे उसकी मिकदार चंद ड्रॉप से क्यों ना हो। सिकंदर ने कहा। तो तुम जानते हो 0011 क्या है? हाशिम ने उसी अंदाज में कहा। जानता हूँ, 0011 कीमियाई असले में इस्तेमाल होने वाले कीमियाई अज्जा का वेस्टेज है। ऐसा मवाद जो किसी भी सूरत में कीमियाई असले के इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। इस वेस्टेज को हर सूरत में तलफ करना पड़ता है। तलफ होने के लिए इस वेस्टेज को ड्रम और सिलेंडरों में स्टोर किया जाता है और एक खास जगह पर रखा जाता है। और तुम जानते हो कि वो जगह कहाँ है?
क्योंकि तुम खुद वहां काम करते हो। तुम वहां केमिकल्स कंट्रोलर हो और ये काम तुम आसानी से कर सकते हो। सिकंदर ने हाशिम से मुखातिब होकर कहा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, हाशिम ने बौखलाए हुए अंदाज में कहा। तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, या तो ये सौदा कर लो या फिर हम तुम्हारे बाप को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देंगे। सिकंदर ने हाशिम से कहा। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम जो कह रहे हो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, मुझे सौदा मंजूर है, हाशिम ने घबराए हुए अंदाज में कहा। ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन का वक्त देता हूँ, सिकंदर ने हाशिम से मुखातिब होकर कहा। तो हाशिम ने इस बात में सर हिला दिया और उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। तुम मेरे लिए 0011 लाओगे हाशिम, तुम्हारे पास रकम हासिल करने का कोई जरिया नहीं है, सिकंदर ने हाशिम के बाहर जाने के बाद मक्कारी से मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने मेज पर पड़े हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर कान से लगाया और एक नंबर प्रेस कर दिया। यस सर। दूसरी तरफ से उसकी पर्सनल सेक्रेटरी की मुअद्दबाना आवाज सुनाई थी। मैं 1 घंटे तक मसरूफ हूँ, इस दौरान तुम कोई कॉल मुझे ट्रांसफर न करना और न किसी को इस तरफ आने देना, सिकंदर ने तहकुमाना लहजे में कहा। ओके सर, पर्सनल सेक्रेटरी ने जवाब दिया। तो सिकंदर ने रिसीवर रख दिया। फिर उसने मेज के नीचे हाथ ले जाकर मेज के नीचे लगा हुआ एक बटन प्रेस किया तो कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद होता चला गया। दरवाजे के बंद होते ही उस पर ऑटोमेटिक लॉक लग गया था। सिकंदर ने दूसरा बटन प्रेस किया तो छत से नीली रोशनी की धार से निकली और कमरे में फैल गई। ये साउंड सकट लाइट थी। इस नीली रोशनी में कमरे से कोई आवाज बाहर नहीं जा सकती थी और न ही बाहर की आवाज अंदर आ सकती थी। कमरे को साउंड प्रूफ करने के बाद सिकंदर ने मेज का एक खुफिया खाना खोला और उसमें से एक जदीद साख का लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर निकाल लिया। उसने ट्रांसमीटर ऑन किया और फिर उस पर लगे बटन एक के बाद दिगरे प्रेस करता चला गया। हेलो हेलो, S6 कॉलिंग ओवर, उसने मुसलसल बोलते हुए कहा। उसी लम्हे ट्रांसमीटर से तेज सीटी की आवाज निकली और ट्रांसमीटर पर लगा हुआ एक सुर्ख बल्ब स्पार्क करने लगा। S6 कॉलिंग ओवर, रेड बल्ब को स्पार्क करते देखकर सिकंदर ने जल्दी से कहा। यस, हेडक्वार्टर अटेंडिंग यू ओवर। दूसरी तरफ से अचानक एक तेज और खुरदुरी सी आवाज सुनाई थी। S6 स्पीकिंग ओवर, सिकंदर ने उसी अंदाज में कहा। कोड ओवर। दूसरी तरफ से वही आवाज सुनाई थी। ब्लैक स्टार ओवर, सिकंदर ने कहा। नाम बताओ ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया।